नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट बेसिकली आप देखते हो कि फंड का कैसे कैसे अरेंजमेंट किया गया था, फंड का डिप्लॉयमेंट कैसे किया गया था। उसमें हम एग्जामिन कर सकते कोई फंड का डाइवर्जन तो नहीं हुआ, फंड का कोई मिसयूज तो नहीं हुआ। इसके अलावा कोई हमारा जो स्टॉक है या डिफरेंट फॉर्म है किसी ढंग से कोई ऑब्सोल्यूट तो नहीं पड़ा हुआ है। डिफरेंट एनालिसिस करते हैं हम लोग। इसके अलावा साथ ही मार्जिन को देखते हैं हम लोग, कैपिटल प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया कि नहीं। साथ साथ हम लोग उसमें निकालते हैं कि फर्म अपनी इमीडिएट जो भी रिक्वायरमेंट है, जो फंड रिक्वायरमेंट है, उसको पे करने की कैपेसिटी में है कि नहीं, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। बट सपोज कीजिए कि फंड अच्छे से अरेंजमेंट हुआ, उसका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हुआ, बट इट डज नॉट मीन कि बिजनेस इज डूइंग गुड। बिजनेस अच्छा करे उसके लिए बिजनेस का परफॉर्मेंस भी देखना होता है। इसके लिए हमें वेरियस थिंग्स एग्जामिन करते हैं, जैसे कि उसका सेल कितना है। कोई बहुत अच्छा बिजनेस शोरूम खुल गया है लेकिन उसमें कुछ सेल ही नहीं हो रहा है या किसी कारण से बंद हो गया है, तो फिर आपका बैलेंस शीट तो प्रॉपर मिलेगा, सारे रेशियोज अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको फर्म का परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है प्लस बैलेंस शीट है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। एक की नॉलेज से हो और दूसरा ना हो तो इनकम्प्लीट होता है, और दूसरे के बिना पहला इनकम्प्लीट होता है। तो इन दोनों को हम लोग साथ में पढ़ते हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एकदम बेसिक लेवल पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो किसी भी फॉर्म को फाइनेंस करने से पहले हमको ये दो चीज़ पता होना चाहिए। चाहे कितनी छोटी से छोटी फॉर्म हो, हर किसी का बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालिसिस से आप देख सकते हैं कि फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फॉर्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। ये दो पार्ट में जनरली होता है। सबसे पहला पार्ट होता है, इसको हम लोग ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं। जो पहला हमारा पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, या अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। ये बहुत सिंपल होता है। जो बचपन में हम लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस के, किसी ने 10 रुपये का सामान अगर 12 रुपये में बेचा तो 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, और 10 रुपये का सामान अगर 9 रुपये या 8 रुपये में बेचा तो उसको 1 रुपया या 2 रुपये का लॉस हुआ। दिस इज वेरी सिंपल। तो अगर मान लीजिए कोई फॉर्म है तो उसने पूरे साल में मान लीजिए कि 25 लाख रुपए का उसने परचेज किया। जो उसका परचेज है पूरे साल का 25 लाख रुपए, और जो उसका सेल वैल्यू है वो है 30 लाख का। तो इसका क्या हुआ, प्रॉफिट 5 लाख। बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको जानना है कि पूरे फाइनेंशियल में बैलेंस शीट हम किसी एक पार्टिकुलर डेट पे फर्म की पोजीशन देखते हैं कि उसका फंड का क्या यूजेज है और उसकी रिपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, मार्जिन है कि नहीं। ये एक पीरियड के लिए होता है। मान लो कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कोई कैलेंडर ईयर चलाते हैं तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हो सकता है। कुछ होते हैं जुलाई से 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। कुछ लोग 6 महीने का अपना निकालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। तो एक पीरियड के अंदर हम लोग का बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करना होता है कि कितना उसने परचेज तो मान लो कि आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें होगा, लेकिन आपके पास कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ रॉ मटेरियल सारी परचेज, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट सारी उसमें हम इनपुट करेंगे, और उसको लेके परचेजिंग कॉस्ट पे आएंगे या प्रोडक्शन कॉस्ट पे आएंगे, और वो कितना हुआ और उसको कितना हम बेचे। और उसके बीच अगर हमारा सेलिंग कॉस्ट हाइयर साइड है तो हम प्रॉफिट में है, और अगर परचेजिंग कॉस्ट
हायर साइड है सेलिंग कॉस्ट से तो हमारा लॉस होता है। तो इस बेसिक प्रीमाइस से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं कि जिसका सबसे बेसिक है कि सेल माइनस परचेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अगर सेल प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा 3rd 4th क्लास में। और अगर परचेज प्राइस कॉस्ट प्राइस अगर हायर है सेल से तो आपका लॉस होता है। तो और सारी बिजनेस की चाहे बड़ी से बड़ी फॉर्म हो या छोटी से छोटी एक साधारण बेसिक यूनिट हो, उसमें ये कंसेप्ट चलता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बैलेंस शीट आया और हमने उसमें देखा कि ये सेल है और परचेज है। एक तो आपको बनाया आया कि आपके सामने रख दिया उसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, और आपको बस जाके उसको एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन करने का तरीका उसके रजिस्टर मैच करेंगे। अगर बड़ी बिजनेस है तो उसके पास सारा रिकॉर्ड होगा, छोटी बिजनेस होगा तो आपको थोड़ा वहां का एस्टिमेट लेना होगा कि ये कहीं आपको फोर्स्ड करके तो नहीं दे रहा है। तो उसको देखने का क्या तरीका है, तो एक एवरेज आपको बेसिक इंक्वायरी करनी होती है, उनकी सेल रजिस्टर देखनी होती है। सेल रजिस्टर नहीं तो परचेज रजिस्टर थोड़ा भी अच्छा बिजनेस है तो जो परचेज करता है उसका वो मेंटेन करता है कि हो सकता है वो वीकली बेसिस पे मंडी जाता हो, कुछ उसके यहाँ सप्लायर डाल जाता हो, कुछ वो ऑर्डर दे के मंगवाता हो। 3 टाइप से वो सामान उसके पास मटेरियल आता है और उसमें जो थोड़ा मार्जिन 10%, 15% या 20% एवरेज यही रखता है। वो मार्जिन का थोड़ा आइडिया ले लो कि जैसे मान लो यही डस्टर है, इसकी कीमत जो पब्लिक को बेच रहा है 20 रुपये का है, सप्लायर उसको 15 रुपये का दे रहा है, तो लगभग 30% मार्जिन पे है। कुछ चीज़ें वो ये मान लो 20% मार्जिन पे दे रहा है। तो आपको एक एवरेज उसके बिजनेस प्रोडक्ट को देखते हुए उसको आपको आइडिया लेना होगा। तो जहाँ बैलेंस आपको बना बनाया प्रेजेंट किया जाता है वहाँ भी आपको एग्जामिन करना होगा कि आपको सही दिया है कि नहीं, और जहाँ नहीं दिया गया है और रिकॉर्ड भी नहीं है, एक बेसिक यूनिट जा रहे हो 2, 4, 5 लाख 10 लाख के स्टॉक में, तो वहाँ पे आपको एसेस करना पड़ेगा खुद ही। एसेस करने का 2 तरीका है, एक तो परचेज करने के पैटर्न से या सेल के पैटर्न को। तो मान लीजिए कोई दुकान है जिसका डेली का सेल ही 10,000 रुपये है या 15,000 रुपये है, वो एक हो सकता है। कुछ हो सकता है कि वो आपको सेल का आइडिया नहीं दे पाए लेकिन परचेज का दे दिया कि हम वीकली जाते हैं और 1 लाख रुपए का सामान लेके आते हैं, फिर 50,000 हमको सप्लायर और डिमांड करके मंगवा लेते हैं, तो वीकली 1.5 लाख हो गया। तो मंथली लगभग 4 वीक का होता है 6 लाख, पूरे साल का 72 लाख का उसका परचेज है। उसको कितने मार्जिन पे बेचता है, एवरेज आप निकालोगे तो 10 से 20% के रेंज से ज़्यादा नहीं होता है। तो 72 लाख का बिजनेस हो सकता है 90 लाख में बेचे। तो ये एक आप परचेज साइड से ले सकते हो। दूसरा है कि आप सेल साइड से, कि एवरेज उसने बताया कि मेरा डेली का 5,000 सेल है या 10,000 सेल है, इस पे आप लेके चलते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस साइज, और ये जरूरी नहीं कि आप 80 लाख 90 लाख हो, 5-10 लाख के भी सेल होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो अभी हम लोग मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सेल साइड से चलते हैं कि किसी बिजनेस का हमने डेली का सेल 10,000 रुपये है, तो महीने में उसका सेल कितना हो गया 3 लाख रुपए, पूरे साल का 12 महीने का 36 लाख का, और कितने मार्जिन पे कर रहा है 20% मार्जिन पे वो कर रहा है। तो समझ लीजिए कि 36 लाख में जो बेचा है वो सामान उसने परचेज किया या जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका वो 30 लाख का है। तो हमारा यहाँ जो हो गया कि बिजनेस का सेल हो गया 36 लाख और परचेज हो गया कितने का 30 लाख का। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 6 लाख। अब इसमें हम लोग थोड़ा और इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाना क्या है कि जो हमारा
बिजनेस होता है एक रनिंग एंटिटी होता है, कोई भी बिजनेस जीरो से नहीं स्टार्ट होता। अगर रनिंग बिजनेस है तो कोई फ्रेश बिजनेस है तब उसका जीरो से होगा। तो बिजनेस ऐसे हम लोग जनरली इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च का विंडो चलाते हैं हम लोग कि 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा कंक्लूड होता है, और उसके बीच में जो हमारे सेल्स ऑपरेशन होता है उससे जो हमें मिलता है उसी को हम लोग, उसी से हम अपना प्रॉफिट रजिस्टर करते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हुआ है तो पीछे का कुछ ना कुछ हमारा स्टॉक पड़ा होगा जो कैरी ओवर होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का। 31 मार्च का जो क्लोजिंग हुआ होगा बिजनेस, उस समय जो स्टॉक बचा होगा वो वही सेम स्टॉक हमारा 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक होगा। उसको हम मान लेते हैं कि वो अगले साल सेल हो जाएगा। तो सेल के साथ हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, सेल के साथ हम लोग जो हमारा विंडो स्टार्ट हो रहा है, जो बिजनेस पीरियड स्टार्ट हो रहा है, उसका ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं। तो 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा और पूरे साल में जो हम सेल के साथ हम लोग, परचेज के साथ हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। ये हमारा परचेज के साथ, इसको भी मान लिया कि हमने परचेज किया इस दौरान। और जो सेल के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कि जो अगले साल बच गया स्टॉक वो आगे बिक जाएगा, उसको भी हम नोशनली सेल मान लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए कि बिजनेस है, इसमें 30 लाख का पूरे साल उसने परचेज किया है, लेकिन जब पीछे ईयर एंड हुआ था तो उसमें 4 लाख का ओपनिंग स्टॉक भी था। अब हमारा कितना हो गया, परचेज हो गया 30 प्लस 4 लाख, 34 लाख। और जब 31 मार्च को हमारा क्लोज हुआ तो हमारा 5 लाख का स्टॉक बच गया बिजनेस में। तो अब हमारा क्या हो गया, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो गया 41 लाख और परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक हो गया 34 लाख। अब हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 7 लाख। इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। इस परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू में प्लस माइनस और भी चीज होता है। जैसे परचेज करके आप कोई सामान लाए तो उसको लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी परचेज कॉस्ट में हम जोड़ेंगे। जो भी उसका इनवर्ड कॉस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। फिर अगर सेल हमने किया, कुछ माल रिटर्न होगा, कुछ डिस्काउंट दिया, ये भी इसमें एडजस्ट होगा। कंपनी आपको कुछ फर्दर कि इतना बेच लो, 100 पैकेट बेच लो तो 10 पैकेट कम्प्लीमेंट्री दे दिया, या कुछ एक्स्ट्रा आपको कैशबैक दे दिया, वो भी ऐड होता है। फिर वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एज ऑफ नाउ आप जान जाओ कि आपने पूरे साल में 36 लाख का सेल किया था, 31 मार्च को जब आपका क्लोज हुआ तो 5 लाख का आपका स्टॉक बच गया। उसको भी नोशनल बेसिस पे हम लोग सेल मान के, टोटल सेल हो गया आपका 41 लाख। परचेज आपका 30 लाख का पूरे साल में हुआ, प्लस 4 लाख का आपका ओपनिंग स्टॉक पीछे का जो कैरी ओवर किए तो उसको मैंने तो 34 लाख। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया दैट इज 7 लाख। तो दैट इज योर बेसिक फर्स्ट प्रेमाइस। हमेशा इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी फॉर्म को का सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रॉफिट। और अगर माइनस में आता है तो हमारा लॉस में जाएगा। तो अभी हमारा था 36 प्लस 5 माइनस 30 प्लस 4 इक्वल टू 7 लाख। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब
हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये तो हमारा ऑपरेशन से प्रॉफिट आया हुआ है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हमारे पास आता है P&L अकाउंट, जिसमें हम बिजनेस सिर्फ सेल प्रॉफिट नहीं होता, उसकी रनिंग कॉस्ट होती है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेज होता है। हमें उसका भी केयर करना होता है कि बिजनेस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे कितना स्पेंड कर रही है। हो सकता है कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन एक्सपेंसेस शायद हाइयर होगा। मान लो कि वो अपना मीटिंग ही कर रहा है, 5 स्टार में कर रहा है, जबकि प्रॉफिट कम है। या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा ओबलाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के कारण भी फर्म कैन बी इन प्रॉब्लम, इन लॉस। तो जनरली जो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होता है। सबसे पहला होता है कि उसका अपना प्रेमाइसेस होगा तो उसका रेंट बचेगा, नहीं तो उसका सबसे बड़ा कॉस्ट होता है रेंट। छोटी जगह है, छोटा बिजनेस है, तो आपको कितना का होगा अंदाज से? तो मान लीजिए सपोज नोशनली कि उसको 5,000 रुपए की मंथली रेंट पे है, तो उसका हो गया 60,000 रुपीज रेंट पे दिया। फिर उसने एक लेबर भी रख रखा है हेल्प के लिए, वो भी उससे 5,000 रुपये महीना लेता है। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस है, तो उसमें लाइट भी होगा, एसी भी हो सकता है, एटलीस्ट फैन और कूलर तो आज के रेट में रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एवरेज मान लीजिए 2,000 रुपये पर मंथ। कभी आजकल होता है कि कस्टमर आया तो उसको खिलाया पिलाया, कई बार सरकारी डिपार्टमेंट से भी लोग आए तो उन पर भी कुछ खर्च चेक करना पड़ता है। कई बार अब बिजनेस अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कैलेंडर, डायरी या कुछ ऑफर निकालती है। मान लीजिए इसमें भी 20,000 खर्च कर रही है सालाना। कोई चंदा मांगने आ गया, कुछ भी किसी टाइप से कोई आया कस्टमर तो उसको कोका कोला पूछ दिया, कभी नाश्ते पूछ दिए। कई बार होता है कि आपको, मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट अगर परचेज करने के या प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है तो वो हम ऐड करेंगे ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। लेकिन अगर हम कस्टमर को दे रहे हैं कि हम आपके घर पे ड्रॉप कर देंगे, तो कई जगह करना भी पड़ता है। मान लीजिए 10,000 इसमें भी खर्च कर दिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेज इनके और मान लीजिए कि 20,000 है, तो ये हो गए इनके एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो बिजनेस को रन करने के लिए हुआ। इसमें आइटम बढ़ते जाता है, जितनी बड़ी फॉर्म होती जाएगी उतने इसमें टाइप ऑफ आइटम्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिक प्रीमाइस यही रहेगा कि इसी पे काम करेंगे क्या क्या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। अब इसको टोटल हम कर लेंगे। ये आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। अब बिजनेस को देखते हुए हमें डिसाइड करना है सबसे पहले तो सेल और परचेज की, बिजनेस का सेल सही चल रहा है कि नहीं। एक बिजनेस आपने दे रखा है 10 लाख और साल में अगर 50 लाख का सेल नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। आपने 5 लाख दे दिया और सेल हो रहा है मुश्किल से 7-8 लाख, तो आपके लिए दिक्कत है, तो आपने ज़्यादा फंड दे दिया। दूसरा, सेल ठीक है लेकिन उसका मार्जिन इतना कंपटीशन है, उसको लॉस में भी बेचना पड़ रहा है, या प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है कि वो प्रॉफिटेबल रह सके,
तो वहाँ भी हमें दिक्कत देखना है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे ऑपरेशनल लेवल पे सही प्रॉफिट हो रहा है, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा दूसरा आ जाता है कि हमारा ऑपरेशनल, ठीक है यहाँ पे आपने अच्छा कर लिया, लेकिन अगर ये हायर साइड है कि हमने रेंट 25,000 के उसमें ले लिया, लेबर एक की जरूरत से काम चल सकता है लेकिन मैंने 3 ले लिया, एडवर्टीजमेंट और ऐसा में भी अच्छा खासा खर्च कर लिया, पता चला कि 7 लाख का प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेज हमारा 10 लाख हो गया, तो हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा। यहाँ क्या है कि हर चीज़ मैनेजेबल है। तो ये जो हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेज माइनस हुआ, तो हमारे अब क्या बचा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं EBITDA। तो 7 लाख ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, 254 माइनस हुआ, तो 4,46,000 हमारा EBITDA। इसको पॉपुलरली हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। मैं इसको रब करूंगा कि आप लोग ठीक से देख पाए। तो अब हमारा जो है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है 2,54,000, और EBITDA ये है हमारा, कहीं कहीं इसको PBITDA भी बोलते हैं ये, और कई स्टेटमेंट में आपको EBITDA नहीं मिलेगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूँ। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। EBITDA होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब जो प्रॉफिट होगा उससे सबसे पहले बैंक अपना इंटरेस्ट डिमांड करेगी, जो अपना लोन दे रखी है। फिर टैक्सेस, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी हो रहा है तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन भी कंपनी, डेप्रिसिएशन जनरली कंपनीज अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ही ऐड करती है डेप्रिसिएशन, लेकिन यहाँ पे आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग आगे लाए हैं कि क्योंकि इसका यूटिलाइज आगे होगा हमारे फॉर्मल लोन के रीपेमेंट को चेक करने के लिए। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल, डेप्रिसिएशन टेंजिबल गुड्स का होता है, अमोर्टाइजेशन जैसे गुडविल है, ब्रांड वैल्यू, इसको जो हम लोग माइनस करते हैं उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन करते हैं, तो हमारा वो होता है अमोर्टाइजेशन। तो EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब इसमें सबसे पहला आइटम हम लोग ऐड करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। कि जनरली आपको सब जगह दिखेगा कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही रहेगा, लेकिन यहाँ अलग से रखा है फॉर द पर्पस जो आपको बोला है। तो डेप्रिसिएशन हमारा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 40,000 का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन किया, तो अब हमारे पास जो बचा 4,06,000, ये क्या होता है, PBIT 4,06,000। ये हमारा क्या होता है, अगेन इसको भी पॉपुलरली बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग जो अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब यहाँ से बैंकर का, यहाँ तक तो आपने चेक किया कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका सेल है कि नहीं, सेल है तो प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में है कि नहीं। अब इसके बाद जो पैसा बचा उससे हमारा रियल
कंसर्न होता है, जिससे हम देखते हैं कि हमने पहला तो हमने जो लोन दिया, लिमिट दिया, टर्म लोन दिया तो कैपिटल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं अलॉन्ग विथ मार्जिन, सीसी लिमिट दिया तो उसके सब अगेंस्ट स्टॉक और डेप्टर और कैश सफिशिएंट है कि नहीं, वो फंड यूटिलाइजेशन और डाइवर्जन को चेक करना। अब यहाँ पे हमको जो देखना है कि जब भी हम किसी को फंड करते हैं तो ये इंश्योर करना होता है कि उसका रिपेमेंट हो रहा है कि नहीं, तो ये रिपेमेंट कर पाएगा कि नहीं। तो मान लीजिए कि इस फॉर्म को अगर 5 लाख की सीसी दी गई थी और टर्म लोन 3 लाख का था, अब हमें चेक करना है कि इसका रिपेमेंट ये फॉर्म करने के सक्षम है कि नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और जो टर्म लोन है 5 इयर्स का है 60 इंस्टॉलमेंट में। अब हमें जो चेक करना है, वहां पे हमने बैलेंस शीट में चेक किया था लिक्विडिटी का कि फंड अपनी एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकती है कि नहीं, जिसको करेंट रेशियो में हम लोगों ने डाला था। मैं यहाँ डाल देता हूँ करेंट रेशियो, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। दूसरा हम लोगों ने DER निकाला था TOL अपॉन TNW कि मार्जिन सफिशिएंट है कि नहीं। अब यहाँ पे है कि हमको देखना है कि हमारे जो लोन हमने दिया है या जो भी लिमिट दिया है उसका रिपेमेंट पॉसिबल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम लोग को इसमें जो है इसको बोलते हैं ISCR। तो सबसे पहला बैंक किसी को लोन देता है, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन देता है, प्रिंसिपल का रिपेमेंट या इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट तुरंत हो ना हो, अदरवाइज कुछ 1-2 एक्सेप्शन छोड़ के बैंक की कोशिश होती है कि प्रिंसिपल इंटैक्ट रहे लेकिन कम से कम इंटरेस्ट की सर्विसिंग, इंटरेस्ट का रिपेमेंट होते रहे, जैसे सीसी लिमिट ही हम लोग देते हैं, OD लिमिट। तो हाँ, हमारा रिपेमेंट जो होता है ऑन डिमांड होता है, और बट इंटरेस्ट की सर्विसिंग हर मंथ जरूरी है। अगर नहीं हुआ 3 मंथ तक तो खाता NPA में हो जाता है। तो सबसे पहला जो बैंक का इंटरेस्ट है होता है कि बैंक का इंटरेस्ट की सर्विस करने में फॉर्म सफिशिएंट है कि नहीं। तो ISCR का क्या फॉर्मूला होता है? ISCR का फॉर्मूला होता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड इंटरेस्ट डिमांड। ये हमारा बेसिक होता है। इंटरेस्ट जनरली पब्लिक सेक्टर में रिड्यूसिंग बेसिस पे होता है, तो एग्जैक्ट तो आप मशीन से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ हम लोग नोशनल लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 4 लाख, आप लोगों ने दिख रहा है ISCR प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट। कहने का मतलब कि आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है जिससे कि इंटरेस्ट हमारा रिपे हो पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट, हमारे पास प्रॉफिट है PBIT 4,06,000 और इंटरेस्ट का डिमांड कितना है 8 लाख है, 11%। सिंपली हम लोग चलते हैं 88,000, मतलब 4,06,000 रुपए अवेलेबल है फॉर्म के पास 4.06 लाख, और उसको बैंक को कितना चाहिए 88,000 ओनली। तो हम लोग आराम से रिपे कर सकते हैं। इसको हम लोग डिसमल में कन्वर्ट करेंगे तो 80 अपॉन 4.
4.61:1 मैंने मेंटली कैलकुलेट किया है, आप लोग देख लीजिएगा चेक। इसमें होना कितना चाहिए ISCR? तो 4 मैंडेटरी हमें निकालने होते हैं। करंट रेशियो कि लिक्विडिटी अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो कि मार्जिन सफिशिएंट है, 2 अलग अलग फॉर्मूले। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है ISCR कि हमारी इंटरेस्ट सर्विसिंग हो रही है कि नहीं। CC लिमिट या OD लिमिट के लिए दिस इज मैंडेटरी। इसमें जो स्टिपुलेटेड है कि मिनिमम 1.50:1, मतलब कि 1 रुपए की अगर इंटरेस्ट की डिमांड है तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम से कम 1.50 रुपीज, 1.5 रुपये होनी चाहिए। अगर एक फर्म ने 1.5 रुपये की प्रॉफिट है और इंटरेस्ट की डिमांड 1 रुपया है तो फर्म इज डूइंग गुड। यहाँ कितना 4.61, मतलब बैंक को चिंता करने की बात नहीं है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अच्छा पे कर देगा। इसमें MSME के लिए 1.25:1 अलाउ है। अगर MSME सेक्टर है तो उसको हम लोग 1.25 के भी ISCR को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई डेविएशन इंटरेस्ट ISCR में कोई अलाउ नहीं होता है। बाकी हर में करंट रेशियो में हम लोग 0.8 तक जा सकते हैं, जबकि होना चाहिए 1.33:1, और MSME के लिए हम लोग 1:1 का भी अलाउ करते हैं। स्पेशल केसेस में हम 0.8 पे भी जाते हैं। DER में, डेट इक्विटी रेशियो में हम लोग 3:1 स्टैंडर्ड है। MSME के लिए 4:1। डेविएशन के साथ 6:1 भी हम लोग जा सकते हैं कि 1 रुपये की डिमांड अगर वो अपना लगा रहा है तो 6 रुपये तक का मार्जिन लगा सकता है विथ परमिशन फ्रॉम हायर एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें क्या है कि MSME को 1.25 है, लेकिन इसमें कोई डेविएशन अलाउ नहीं होता ISCR में। अब आते हैं कि अब हमारा पहला हो गया कि इंटरेस्ट की सर्विसिंग हमारी हो गई। तो इंटरेस्ट हमारा था 88,000 और हमारा बचा कितना 3,18,000। इसको हम लोग बोलते हैं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों हम टैक्स से पहले इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं? क्योंकि जो भी इंटरेस्ट होता है एक बिजनेस फर्म अपने जब गवर्नमेंट के पास रिटर्न फाइल करती है तो जो भी इंटरेस्ट पे करती है उसमें वो माइनस लेती है, एग्जेम्पशन लेती है फ्रॉम प्रॉफिट। तो इसीलिए हम लोग टैक्स का जो भी कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट की सर्विसिंग के बाद होता है। अब हमारे पास 3,18,000 बचा हुआ है, इस पे तो कोई टैक्स नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपका टैक्स 0 होगा। इनफैक्ट जो छोटे जितने बिजनेस होंगे उसमें टैक्स आपको 0 ही देखना होगा। लेकिन जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी अगर हो रही है, मान लो अभी तो इस साल 7 लाख है, अब तो गवर्नमेंट ने बढ़ा के 12 लाख तक कोई टैक्स कर दिया है। 12 लाख तक अगर इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ना है। बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको चेक जरूर करना होगा कि फर्म अपनी टैक्स पे कर रही है या नहीं। उससे कम है तब वो ITR है या नहीं है। बार बार देखते हैं कि CC लिमिट कोई मांगता है तो आप उससे ITR भी मांग लेते हो। ITR का यूजेज CC के लिए नहीं होता। ITR पीछे की प्रॉफिट का रजिस्ट्रेशन होता है, और सही है या नहीं है वो आपको चेक करने के लिए आपको पहले उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं ये देखना होगा। और अगर उसके प्रॉफिटेबिलिटी कम है, जैसे इस फॉर्म के लिए ITR नहीं भी भरता है तो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ITR देख के अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। ITR है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इसके नाम पे आप मना नहीं करेंगे, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि ITR नहीं है उसके पास। ITR से हम कंजम्पशन बेस्ड लोन करते हैं। इनकम जनरेशन का लोन हम कभी भी ITR के बेसिस पे नहीं करते, क्योंकि वो इनकम कमाएगा, हम उसको हमसे पैसा लेगा, अपना मार्जिन लगाएगा, फिर कुछ
बिजनेस करेगा, उससे इनकम जनरेट होगा, उससे अपना भी घर चलाएगा और हम लोग का भी रिपेमेंट करेगा। तो यहाँ क्या है कि इस जगह पे ऐसी केसेस में आप ITR के लिए इंसिस्ट मत कीजिएगा। इनफैक्ट बैलेंस शीट भी PSBs के लिए 25 लाख के लिमिट के ऊपर या 1 करोड़ के सेल्स टर्नओवर के ऊपर मैंडेटरी होता है, और RRBs में 10 लाख के लिमिट या सेल्स टर्नओवर के 1 करोड़ के सेल टर्नओवर के बाद स्टार्ट होता है। उसके नीचे है तो कस्टमर के डिक्लेरेशन पे या आप खुद एनालाइज करके निकाल के कस्टमर से सर्टिफाई करवा के आप खुद उस साइन करवा के आप खुद उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग नोशनली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ डाल देते हैं टैक्स। तो मान लीजिए कि इसने टैक्स पे किया, यहाँ पे बनता नहीं लेकिन हम लोग डाल दे रहे हैं आपके समझने के लिए। तो अब बचा हमारे पास 2,86,000 जिसको हम लोग बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या कई लोग इसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो आपके हो गया सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कई नोमेनक्लेचर आप गुजरे, EBIT, DA, PBIT, PBT और अब फाइनली नेट प्रॉफिट। अब ये जो 2.86 लाख है इसमें भी हमारा इंटरेस्ट होता है एज ए बैंकर। ये पैसे 3 पार्ट में जाते हैं। पहला, जो टर्म लोन लिया उसका इंस्टॉलमेंट पे होगा। दूसरा, जो बिजनेस कर रहा है वो भी कुछ विड्रॉ करेगा अपना डिविडेंड के फॉर्म में। और तीसरा, कुछ बिजनेस में रिटेन करेगा। मान लो कि 1 लाख का उसने इंस्टॉलमेंट दे दिया, 1 लाख का बिजनेस से विड्रॉल किया और 86,000 उसने प्रॉफिट के रूप में रिटेन किया। वो रिटेन जो करेगा प्रॉफिट वो बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ दिखेगा कि प्रॉफिट पार्ट में। वही लॉस होगा तो एसेट साइड चले जाएगा इंटेंजिबल में लॉसेज के रूप में। तो ये आपका 3 पार्ट में बटेगा। वो तो आपको ट्रेंड देखना है कि अगर पूरा पैसा विड्रॉ कर रहा है तब भी हमारे लिए ठीक बात नहीं है। कुछ विड्रॉ करे, कुछ रिटेन करे। हमारा जो प्राइमरी कंसर्न होता है कि हमारा इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें चौथा फॉर्मूला देखना होता है जिसको बोलते हैं DSCR। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? DSCR। मैं थोड़ा फिर से इसको रब करूंगा। हमारे पास था EBITDA 406 लाख, डिप्रिसिएशन था हमारा 40,000, $446। उसके बाद हम लोग का PBIT था 3,406। इंटरेस्ट डिमांड हमारा था 88,000। ये करके हमारे पास बचा था PBT हमारा था 318, और इसमें हम लोगों ने 32,000 टैक्स दिखा दिया। तो हमारा पैट था 286। ठीक, अब
हम लोग को देखना है कि हम लोगों ने जो दिया था 5 लाख की सीसी का तो हमने देख लिया था। 3 लाख का जो हम लोगों ने टर्म लोन दिया उसका इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट हो पाएगा कि नहीं वो देखना है। उसके लिए जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं DSCR। वहां हम लोगों ने देखा था PBIT पे ISCR, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये टर्म लोन, ISCR तो सब हर एक बिजनेस के लिए निकालना है, लेकिन अगर टर्म लोन भी साथ में है या सिर्फ टर्म लोन भी है तब भी हमको ISCR और DSCR निकालना होता है। ये होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। DSCR का फॉर्मूला क्या होता है? पैट, कहीं पे आपको नेट प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर कहीं कहीं क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं दिया है तो सीधे आपको PBIT ले आएंगे, कि ना इंटरेस्ट है ना टैक्स है तो PBIT भी लिख देंगे। बट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। और ये एग्जामिन करना होता है कि फर्म ने जो टर्म लोन ले रखा है उसको रिपे करने की कैपेसिटी है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास पैट कितना है? 2,86,000। डिप्रिसिएशन कितना है? 40,000। इंटरेस्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट में हम लोग लिखेंगे जो टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट हमने साइड किया था। 5 लाख की सीसी थी, उसका 55,000 और 3 लाख की टर्म लोन उसका 33,000। टोटल 88,000 किया था 8 लाख पे 11% पे। तो यहाँ 3 लाख का 33,000 हम लोगों ने 33,000 ये हमने कर लिया। ये हमारे पास फंड अवेलेबल है अपने इंस्टॉलमेंट की डिमांड। EMI बेस्ड है तो जो आपका EMI बन रहा है उसको 12 से डाल दीजिए और उससे चेक कर लीजिए कि आपको रिपे करने की कैपेसिटी, फॉर्म को रिपे करने की कैपेसिटी है या नहीं। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड रखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल को इक्वल इंस्टॉलमेंट में डाल देते हैं, उसके साथ इंटरेस्ट अमाउंट को डाल। इंटरेस्ट तो सेम होगा कि जो इंटरेस्ट आपने यहाँ साइड किया था वो यहाँ रहेगा, वही चीज नीचे रहेगा। और 3 लाख का है 60 इंस्टॉलमेंट, मतलब साल में 12, तो एक इंस्टॉलमेंट 5,000 का, पूरे साल का 60,000। तो हमारी 93,000 के डिमांड के अगेंस्ट हमारे पास लगभग 3.59 लाख की अवेलेबिलिटी फंड की है। ये हमें चेक करना है। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन होता है व्हाई डिप्रिसिएशन, व्हाई दिस इंटरेस्ट। आपने जब जितना ऊपर से नीचे तक देखा, सेल माइनस प्रॉफिट, सेल माइनस परचेज इक्वल टू प्रॉफिट, तो अगर हमने कुछ सेल किया उससे जो कैश निकला उसमें से जो परचेज हुआ पैसा हम पहले पे कर चुके हैं या पे कर देंगे। फिर जो एक्सपेंसेज है रेंट का, वेजेज का, ट्रांसपोर्ट, वो हर चीज हम पे कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन का पैसा हमने किसको दिया? हमने किसी को नहीं दिया, वो हमारे पास ही है। हमने फ्यूचर एक्सपेंसेज के नाम पे उसका प्रोविजन किया, उसके लिए अपने जो प्रॉफिट है उसमें से डिप्रिसिएट किया। इसको बोलते हैं कैश अक्रूवल्स। नोट कर लीजिएगा, कैश अक्रूवल्स। ये होता है पैट प्लस डिप्रिसिएशन, है ना। कैश अवेलेबिलिटी कितने पास, कितना कैश बिजनेस ने अप्रूव किया। तो नेट प्रॉफिट आपके पास एक्चुअल जमा है, बाकी सब आपने पे कर दिया, और डिप्रिसिएशन भी आपने साइड कर लिया नोशनली, लेकिन कैश आपके पास है। बैंक को उसमें इंटरेस्ट है कि इसको साइड मत करो, इसको जोड़ के अपना इंस्टॉलमेंट देखो।
तो 286 आपके पास नेट प्रॉफिट है, 40,000 का कैश एक्विवल्स, दिस 33,000। तो जो भी सीसी लिमिट या ओडी लिमिट का इंटरेस्ट है वो तो आपने पे कर दिया, लेकिन जब टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो इंटरेस्ट के साथ ही पे करोगे, तो जो पहले आपने पैसा माइनस कर लिया था प्रॉफिट से वो तो आपके पास है ही अवेलेबल, तो उसको ऐड कर दोगे। और उसके अगेंस्ट आपका डिमांड कितना है। जनरली हम लोग का लोन ईएमआई बेस्ड होता है, तो जितना का ईएमआई उसका 12 से कर दो, उसमें इंटरेस्ट पोर्शन जो होगा वो पहले ही आप माइनस कर चुके होंगे, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। बहुत सारे फील्ड में जहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल के इंस्टॉलमेंट बनाते हैं प्लस इंटरेस्ट का सेपरेट डिमांड करते हैं, उसके लिए है। तो हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 3.59 लाख अपॉन 93, ये हो जाएगा 3.84:1 ये हमारा DSCR होगा। तो DSCR हमारा दिखता है कि हम इंस्टॉलमेंट रिपे कर सकते हैं कि नहीं, और इसका मिनिमम जो स्टिपुलेटेड है जैसे ISCR का था, मिनिमम होना चाहिए 1.50:1। अगर किसी फॉर्म को 1 रुपये का इंस्टॉलमेंट का किसी फॉर्म से में रिक्वायरमेंट है और अगर उसका 1.5 रुपये का बनना है, प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। MSME के लिए 1.25:1, हर एक बैंक का अलग अलग हो सकता है, बट जो स्टिपुलेटेड है बेसिक। और इसमें डेविएशन के केसेस में 1.10:1 अलाउ कर देते हैं, डिपेंड अपन अपने बैंक के सर्कुलर देख लीजिए क्या डेविएशन है। कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ कि जो मिनिमम फॉर्म होना चाहिए, जो बेसिक फॉर्म होता है उसमें 1.50:1 इज द स्टैंडर्ड फॉर एनी फॉर्म, 1.25:1 फॉर MSME एंड 1.10:1 फॉर इन केस ऑफ डेविएशन विद द परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये आपका दो हमने कंप्लीट किया। एक तो बैलेंस शीट जिसमें फंड का अरेंजमेंट, लिक्विडिटी पोजीशन, फंड का डिप्लॉयमेंट, मार्जिन वो चेक किया, और दूसरा हमने यहाँ फॉर्म की सेल को एग्जामिन किया, उसके बाद उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखे, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखे कि वो सब कंट्रोल में है कि नहीं, और उसके बाद हम अपना टाइमली देखे कि हमारा इंटरेस्ट रीपे करने की कैपेसिटी में है कि नहीं। अगर फॉर्म की यूनिट टैक्स बन रही है, अगर उस पर टैक्सेबल है तो उसका टैक्स भी जमा होना चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट कुछ ड्रास्टिक एक्शन ले सकती है, और जो बिजनेस के लिए ठीक नहीं हुआ तब उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, प्रॉपर टैक्स फाइल करना वो भी जरूरी होगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है कि हमें DSCR देखना है। तो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बेसिक किसी भी यूनिट का, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी फॉर्म, रिलायंस, अडानी, इनका ये 4 पैरामीटर आप देख के एक बैंकर के लिए मिनिमम ये जान लें, और ये 2 स्टेटमेंट आपको समझ आ गया तो आप इसके बेसिस पे जितनी बड़ी फॉर्म होगी, जितनी बिजनेस यूनिट होगा, आपको लगभग 20 टाइप्स के रेशियोज एग्जामिन करने होंगे और उसके पैरामीटर होंगे, और आप उससे निकाल सकते हैं। बट बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे आपको, एक तो जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला चीज है करेंट रेशियो, जो आप बैलेंस शीट से निकालते हो, ये CA/CL, इसका स्टैंडर्ड है
1.33:1, कहीं कहीं पे 1.25:1 भी चलाते हैं। MSME के केसेस में 1:1 भी अलाउ करते हैं। और डेविएशन के केसेस में डिपेंडिंग अपॉन अपने बैंक के सर्कुलर देख लीजिए 0.80, मतलब उतना लायबिलिटी नहीं भी हो लेकिन फ्यूचर में अगर अच्छा आ रहा है तो हम करते हैं। दूसरा आपका DER, 2 फॉर्मूला था हमने बताया था, TL/इक्विटी, और दूसरा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन TNW। और आपको मैंने बोला था इस पे जाइएगा, इसका स्टैंडर्ड होता है 3:1, ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। MSME के केस में 4:1 लेते हैं 80-20 के रेशियो में, और डेविएशन के केस में 6:1 डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक सर्कुलर। थर्ड आपका आ जाता है ISCR, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हो, या आपने निकाला है PBIT, या कई जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा मिल जाएगा आपको अपॉन इंटरेस्ट। ये होना चाहिए मिनिमम 1.5:1, 1.25:1 MSME के लिए लागू है, और डेविएशन इसमें लागू नहीं, बट अगेन आपके अपने बैंक के सर्कुलर कुछ अगर डिफर करता है तो फॉलो दैट। फोर्थ होता है DSCR, ये होता है पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट, और नीचे होता है इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का प्लस इंटरेस्ट। डबल ना हो जाए, आप इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट मिक्स है तो अलग से इंटरेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज डबलिंग ऑफ इंटरेस्ट डिमांड हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट होगा वो गड़बड़ निकलेगा। इंटरेस्ट तभी करेंगे जब ये इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल ही सिर्फ है, अगर इंस्टॉलमेंट EMI को आपने किया है तो अलग से इंटरेस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये भी 1.5:1 है, MSME के लिए 1.25:1 है, और 1.1:1 डेविएशन के साथ परमिसेबल है। आई होप कि मैंने सिंपली बेसिस पे आपको क्लेरिफाई किया किसी भी स्टेटमेंट को करने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, जो इसको टर्नओवर मेथड बोलते हैं, नए कमेटी के रिकमेंडेशन पे उसको समझेंगे, और उसमें क्या एक्सेप्शंस केसेस होते हैं उसको देखेंगे, जिससे कि जो मोस्टली हम लोग MSME पे ही काम करते हैं तो वो समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ट्रेंड एनालिसिस हॉरिजेंटल वे में, क्योंकि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ये तो 1 साल का है, लेकिन उससे फर्म का परफॉर्मेंस आप नहीं देख सकते। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसका पीछे का भी देखना होगा और आगे के प्रोजेक्शन भी देखने हैं, या कोई नई भी बिजनेस है तो उसके भी आगे के प्रोजेक्शन देखने होगा, जो हम सब्सिक्वेंट वीडियो में आपको बताएंगे। कुछ आपको एक्सरसाइज लाइव जो आपको डे टू डे बैलेंस शीट है उससे लाएंगे, कि उससे भी आप वहाँ पे सीख सकते हो, जो कि हम सब्सिक्वेंट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो और आप लोगों के लिए यूज में आए। थैंक यू वेरी मच।